अगर आप इंडिया के हिस्ट्री को ध्यान से देखो तो एक चीज बार बार रिपीट होती है। जब भी कोई सेंट्रल पावर वीक होती है, कहीं ना कहीं से एक नई ताकत उभर के आती है और पूरे सबकॉन्टिनेंट का बैलेंस चेंज कर देती है। अर्ली 17th सेंचुरी में भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। दिल्ली में मुगल एम्पायर अपनी पीक के बाद धीरे धीरे इंटरनल इश्यूज फेस कर रहा था। डेक्कन रीजन में बीजापुर और गोलकोंडा जैसे सल्तनट्स अपनी जगह बनाए हुए थे और इन सब के बीच एक साइलेंट टेंशन बिल्ड हो रहा था। लोगों के अंदर एक फीलिंग थी कि उनका कंट्रोल उनके हाथ में नहीं है और इसी बैकग्राउंड में एक ऐसा लीडर इमर्ज होता है जिसका विजन सिर्फ फेल टेरी कैप्चर करना नहीं बल्कि सिस्टम को हेरे डिफाइन करना होता है। उसका नाम था छत्रपति शिवाजी महाराज। शिवाजी का जन्म ईयर 1630 में हुआ, लेकिन उनकी कहानी सिर्फ एक रॉयल बर्थ स्टोरी नहीं है, ये एक माइंडसेट की कहानी है। उनकी मां जिजाबाई ने उन्हें बचपन से ही रामायण और महाभारत की कहानियां सुनाई। उनमें धर्म, न्याय और राजधर्म के वैल्यूज डाले और उनके मेंटोर दादोजी कंडदेव ने उन्हें मिलिट्री और एडमिनिस्ट्रेशन की ट्रेनिंग दी। शिवाजी ने बहुत छोटी एज में समझ लिया था कि अगर उन्हें सरवाइव करना है तो उन्हें ट्रेडिशनल रूल्स फॉलो नहीं करने होंगे, उन्हें अपने रूल्स बनाने होंगे। और यहीं से स्टार्ट होता है स्वराज्य का कॉन्सेप्ट। स्वराज्य सिर्फ एक पॉलिटिकल स्लोगन नहीं था, ये एक इमोशनल कनेक्ट था। एक प्रॉमिस था कि ये जमीन उन लोगों के कंट्रोल में होगी जो यहां रहते हैं, ना कि किसी दूर बैठे एम्परर के। शिवाजी ने सबसे पहले फोकस किया फोर्ट्स पर, क्योंकि डेक्कन का जियोग्राफी उनके फेवर में था। माउंटेन्स, घाट्स, डेंस फॉरेस्ट्स। उन्होंने एक एक करके तोरना, राजगढ़, कुंदाना जैसे फोर्ट्स कैप्चर किए और हर फोर्ट सिर्फ एक मिलिट्री बेस नहीं बल्कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट भी बन गया। उन्होंने अपनी आर्मी को लाइट, फास्ट और फ्लेक्सिबल रखा। हैवी आर्टिलरी पर डिपेंड नहीं किया, इंस्टेड गेरिला टैक्टिक्स यूज की, जिसे आज हम शिवाजी स्टाइल वॉरफेयर के नाम से जानते हैं। उन्होंने सरप्राइज अटैक्स, नाइट रेड्स और टेरेन एडवांटेज का इतना इफेक्टिव यूज किया कि लार्जर आर्मीज उनके सामने हेल्पलेस लगने लगी। उन्होंने सरप्राइज अटैक्स, नाइट रेड्स और टेरेन एडवांटेज का इतना इफेक्टिव यूज किया कि लार्जर आर्मीज उनके सामने हेल्पलेस लगने लगी। बीजापुर सल्तनत ने इनिशियली शिवाजी को अंडर एस्टिमेट किया, लेकिन जब तक उन्हें थ्रेट समझ आया तब तक शिवाजी का नेटवर्क काफी स्ट्रांग हो चुका था। फिर आता है अफजल खान का एपिसोड। बीजापुर ने शिवाजी को खत्म करने के लिए अपना पावरफुल जनरल अफजल खान भेजा। मीटिंग के नाम पर शिवाजी को ट्रैप करने की कोशिश हुई, लेकिन शिवाजी प्रिपेयर्ड दी। उन्होंने अपने कपड़ों के अंदर आर्मर पहना था और जब अफजल खान ने अटैक किया, शिवाजी ने वाघ नख से काउंटर किया। और ये मोमेंट एक सिंबल बन गया कि मराठा सिर्फ सरवाइव नहीं करेंगे बल्कि फाइट बैक करेंगे। जैसे जैसे शिवाजी की पावर बढ़ती गई, मुगल एम्पायर का अटेंशन उनकी तरफ शिफ्ट होने लगा और यहां एंटर होते हैं औरंगजेब। औरंगजेब एक एक्सपेंशनिस्ट रूलर था और उसका गोल था पूरे इंडिया पर मुगल कंट्रोल एस्टैब्लिश करना। शिवाजी और औरंगजेब का कॉन्फ्लिक्ट इनएविटेबल था। शिवाजी को आगरा बुलाया गया, सपोजिडली एक पॉलिटिकल नेगोशिएशन के लिए, लेकिन वहां उन्हें हाउस अरेस्ट कर लिया गया। यह सिचुएशन किसी भी लीडर के लिए एंड हो सकती थी, लेकिन शिवाजी ने वहां से भी एक अनबिलीवेबल एस्केप प्लान एग्जीक्यूट किया। फ्रूट्स के बास्केट्स में हाइड होके आगरा से निकल जाना। यह सिर्फ एक एस्केप नहीं था, ये एक साइकोलॉजिकल विक्ट्री थी। इसके बाद शिवाजी ने अपनी पावर और अग्रेसिवली एक्सपैंड की और फाइनली ईयर 1674 में रायगढ़ फोर्ट पर उनका कोरोनेशन हुआ। उन्हें ऑफिशियली छत्रपति डिक्लेयर किया गया और यहां से मराठा एम्पायर का फॉर्मल बर्थ होता है। शिवाजी सिर्फ एक वॉरियर नहीं थे, एक एडमिनिस्ट्रेटर भी थे। उन्होंने अष्टप्रधान मंडल एस्टैब्लिश किया, एक स्ट्रक्चर्ड गवर्नेंस सिस्टम क्रिएट किया, रेवेन्यू रिफॉर्म्स लाए, फार्मर्स को प्रोटेक्शन दी और रिलीजियस टॉलरेंस मेंटेन किया। टेम्पल्स और मॉस्क्स दोनों को रिस्पेक्ट दिया। उनका फोकस था
स्टेबिलिटी और जस्टिस। ईयर 1680 में शिवाजी महाराज की डेथ होती है, लेकिन उनके जाने के बाद सबसे बड़ा क्वेश्चन था, क्या ये एम्पायर सरवाइव करेगा? उनके बेटे संभाजी महाराज ने लीडरशिप ली। संभाजी एक्सट्रीमली ब्रेव थे, लेकिन उनका रूल कांस्टेंट वॉर से भरा था। औरंगजेब पर्सनली डेक्कन आया और मुगल मराठा कॉन्फ्लिक्ट अपने पीक पर पहुंच गया। संभाजी को कैप्चर किया गया ईयर 1689 में और उन्हें ब्रूटल टॉर्चर के बाद एग्जीक्यूट किया गया। यह मोमेंट मराठास के लिए इमोशनली डेवस्टेटिंग था, लेकिन यहीं से उनकी रेजिलियंस दिखने लगती है। लीडरशिप शिफ्ट होती है। राजा राम महाराज के पास, जो साउथ के जिंजी फोर्ट तक शिफ्ट हो जाते हैं और वहां से रेजिस्टेंस कंटिन्यू करते हैं। उनके डेथ के बाद महारानी ताराबाई लीडरशिप लेती है। ताराबाई ने ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल सिचुएशन में मराठा रेजिस्टेंस को अलाइव रखा। उन्होंने मुगल फोर्सेस को कंटिन्यूअसली एंगेज रखा और उन्हें कभी फुल्ली कंट्रोल एस्टैब्लिश नहीं करने दिया। मीनवाइल औरंगजेब की कैंपेन्स डेक्कन में स्ट्रेच हो रही थी, रिसोर्सेज ड्रेन हो रहे थे और ईयर 1707 में औरंगजेब की डेथ के बाद मुगल एम्पायर रैपिडली डिक्लाइन करने लगता है और यहीं से मराठास का सेकंड फेज स्टार्ट होता है, जहां मोनार्की से ज्यादा इंपॉर्टेंस आता है पेशवास का। पेशवास ओरिजिनली प्राइम मिनिस्टर्स थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने रियल पावर हैंडल करनी शुरू कर दी। सबसे इंपैक्टफुल नाम यहां आता है बाजीराव द फर्स्ट ने। बाजीराव फर्स्ट एक विजनरी मिलिट्री कमांडर थे। उन्होंने समझा कि मुगल एम्पायर अब एक हॉलो स्ट्रक्चर बन चुका है, बस एक पुश चाहिए, और उन्होंने वही पुश दिया। उनकी कैवलरी लाइटनिंग स्पीड से मूव करती थी। उन्होंने नॉर्थ इंडिया तक मराठा इन्फ्लुएंस एक्सपैंड किया। मालवा, बुंदेलखंड, गुजरात, दिल्ली, सब जगह मराठा प्रेजेंस एस्टैब्लिश होने लगा। उनका स्ट्रैटेजी सिंपल था, फास्ट मूवमेंट, सरप्राइज और साइकोलॉजिकल डोमिनेंस। उन्होंने कभी अननेसेसरीली लॉन्ग सीजेस में टाइम वेस्ट नहीं किया, डायरेक्ट हार्ट पर स्ट्राइक किया। पेशवास ओरिजिनली प्राइम मिनिस्टर्स थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने रियल पावर हैंडल करनी शुरू कर दी। सबसे इंपैक्टफुल नाम यहां आता है बाजीराव द फर्स्ट। बाजीराव फर्स्ट एक विजनरी मिलिट्री कमांडर थे। उन्होंने समझा कि मुगल एम्पायर अब एक हॉलो स्ट्रक्चर बन चुका है, बस एक पुश चाहिए, और उन्होंने वहीं पुश दिया। उनकी कैवलरी लाइटनिंग स्पीड से मूव करती थी। उन्होंने नॉर्थ इंडिया तक मराठा इन्फ्लुएंस एक्सपैंड किया। मालवा, बुंदेलखंड, गुजरात, दिल्ली, सब जगह मराठा प्रेजेंस एस्टैब्लिश होने लगा। उनका स्ट्रैटेजी सिंपल था, फास्ट मूवमेंट, सरप्राइज और साइकोलॉजिकल डोमिनेंस। उन्होंने कभी अननेसेसरीली लॉन्ग सीजेस में टाइम वेस्ट नहीं किया, डायरेक्ट हार्ट पर स्ट्राइक किया। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, ईयर 1761। एक साइड पर मराठास, दूसरी साइड पर अफगान इन्वेडर अहमद शाह अब्दाली। लेकिन उनका लोकल सपोर्ट उतना स्ट्रांग नहीं था, लॉजिस्टिक्स वीक थी और इंटरनल कोऑर्डिनेशन भी परफेक्ट नहीं था। बैटल एक्सट्रीमली ब्रूटल थी और एंड में मराठास को मैसिव डिफीट फेस करनी पड़ी। यह सिर्फ एक मिलिट्री लॉस नहीं था, एक इमोशनल और स्ट्रैटेजिक सेटबैक था। लेकिन फिर भी मराठास कंप्लीटली कोलैप्स नहीं हुए। उन्होंने अपनी पावर रिबिल्ड की, लेकिन अब एक नया थ्रेट उभर रहा था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। इनिशियली ट्रेडर्स के रूप में आए थे, लेकिन धीरे धीरे पॉलिटिकल पावर ग्रैब करने लगे। उन्होंने डिप्लोमेसी, मैनिपुलेशन और वॉरफेयर का कॉम्बिनेशन यूज किया। मराठा कन्फेडरेसी के अंदर जो इंटरनल राइवलरीज थी, उन्हें एक्सप्लॉइट किया और एक एक करके मराठा स्टेट्स को वीकन किया। एंग्लो मराठा वॉर्स इस प्रोसेस का फाइनल स्टेज थी। फर्स्ट वॉर में मराठास ने स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस दिया, सेकेंड वॉर में ब्रिटिश ने मेजर टेरिटोरीज कैप्चर की, और थर्ड वॉर के बाद ईयर 1818 में लास्ट पेशवा बाजीराव डन डिफीट हो गए और मराठा एम्पायर का पॉलिटिकल डोमिनेंस ऑफिशियली एंड हो गया। मराठा एम्पायर एक आइडियोलॉजी था, स्वराज्य का आइडिया, डिसेंट्रलाइज पावर का आइडिया, लोकल गवर्नेंस का आइडिया। उन्होंने एक ऐसा मॉडल दिया जो मुगल सेंट्रलाइजेशन से बिल्कुल डिफरेंट था। आज भी महाराष्ट्र के फोर्ट्स, उनके टेम्पल्स, उनकी ट्रेडिशंस, उनकी लैंग्वेज, सब में मराठा लेगेसी क्लियरली विजिबल है। और जब भी आप शिवाजी महाराज का नाम सुनते हो या किसी फोर्ट पर खड़े होते हो, तो आप सिर्फ हिस्ट्री नहीं देख रहे होते, आप एक विजन देख रहे होते हो। उन्होंने ब्रिटिश एक्सपेंशन को काफी टाइम तक डिले किया,
एक ऐसा विजन जो एक छोटे से रीजन से स्टार्ट हुआ और पूरे इंडियन सबकॉन्टिनेंट की डेस्टिनी को शेप कर गया। और उन्होंने ये प्रूव किया कि एक रीजनल मूवमेंट भी नेशनल इंपैक्ट क्रिएट कर सकता है। ये थी कहानी मराठा एम्पायर की। राइज, स्ट्रगल, एक्सपेंशन, डिफीट और लेगेसी की। और शायद इसीलिए ये कहानी सिर्फ पास्ट की नहीं, बल्कि एक रिमाइंडर है कि पावर सिर्फ रिसोर्सेस से नहीं, विजन और विल से बनती है।